हो पूर्ण प्यारे हो जो तू कहना ले मेरा मान, तेरी अभी बचा लूं जान, हो रह जा बनी दोनों की शान हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है उदयवीर चौहान। दोस्तों, उदयवीर चौहान रागनी जगत के एक ऐसे हरफन मौला कलाकार हैं कि जो आज भजन, गज़ल और अलग अलग भाषाओं में अपनी गीत से लोगों को मंत्र मुग्ध करते हैं और इनकी गायकी में एक अलग ही हरकत है। तो आज हमारे साथ हैं उदयवीर चौहान जी। तो चौहान साहब से आज बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफ़र और रागनी के क्षेत्र में जो एक शानदार मुकाम उन्होंने हासिल किया है, उन सब तमाम बातों पर उदयवीर चौहान साहब से बात करेंगे। तो चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार राकेश भाई, कैसे हैं? और सभी को नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप जैसे सदे हुए कलाकार के साथ बैठकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब गुरुओं की कृपा है। बिना गुरु के तो वैसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है जीवन में। तो चौहान साहब, आप लगभग काफ़ी समय से रागनी के क्षेत्र में, भजन में और गज़ल और जो भी गायकी है उसमें सब में आप, चाहे हरियाणवी सॉन्ग्स हों, एक आपकी अलग धमक है। तो उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपके जीवन से लेकर हम आपकी जो रागनी के क्षेत्र में शुरुआत हुई है और आज तक के उस पर बात करेंगे। तो आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सदरपुर, नोएडा में सेक्टर 45 में है। सेक्टर 45 मेरा गांव सदरपुर गांव जी। हम पैतृक यहीं के रहने वाले हैं जी जी। तो आपका सदरपुर गांव है, तो आपके मदर फादर परिवार के लोग वहीं रहते हैं अभी? जी, कुछ परिवार हमारा वहाँ पे रहता है क्योंकि हम 6 भाई हैं जी। तो 6 भाई में हम 4 भाई सेक्टर में आ गए जी। और 2 भाई आज भी गांव में हैं। मम्मी पापा भी गांव में हैं, बाकी सारा परिवार गांव में है। तो आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी रहीं बचपन में? देखिए, बचपन एक अलग खेल है जी राकेश जी। आपको पता है कि जब जिस समय हमारा बचपन था जी, उस समय बहुत चीज़ों का अभाव होता था। जी जी जी। जैसे धन का अभाव जी। क्योंकि फादर आपके क्या करते थे? हमारे फादर टीचर थे। गवर्नमेंट टीचर थे? प्राइमरी किसी स्कूल में? प्राइवेट? पहले गवर्नमेंट टीचर थे जी। फिर वहाँ से रिजाइन दे दिया किसी बात को लेके। ओके। फिर उसके बाद चेतराम शर्मा इंटर कॉलेज में जी। फिर वहाँ पे टीचिंग की है। और हमारे पापा मैथ और साइंस के टीचर रहे। मैथ और साइंस के टीचर थे। तो गांव में जमीन वगैरह कुछ थी उस जमाने? हाँ, सब वैसे तो जी, मतलब एग्रीकल्चर से भी एसोसिएट थे? जी जी। तो आप 6 भाई हैं? 6 भाई हैं। 6 भाइयों में कौन सा नंबर है आपका? मेरा तीसरा नंबर है। 2 भाई मेरे से बड़े हैं और 3 भाई मेरे से छोटे हैं जी। तो और भाई लोग क्या कर रहे हैं? जो बड़े भाई हैं जी, उनका अपना अलग बिजनेस है। जेसीबी मशीन वगैरह उन्होंने बनाई हुई है जी। और उनसे जो छोटे हैं उनका अपना जिम है, द जिम के नाम से जी। और जो मेरे से छोटे हैं उनका भी जिम है और उससे जो छोटे हैं उनका होटल है और उससे जो छोटे हैं उनका भी जिम है। तो मतलब सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस के कारोबार में ज़्यादा है? हाँ हाँ। चलिए, तो बढ़िया बात है। तो आपकी एजुकेशन गांव में ही हुई या आसपास के किसी कॉलेज में? कहाँ, कैसे? मैं 9th क्लास तक पढ़ा चेतराम शर्मा इंटर कॉलेज में। ये कहाँ है? ये सेक्टर इसमें 45 में ही है। ओके। सदरपुर में ही। हाँ जी जी। और फिर उसके बाद स्कूल से ही मुझे गुरुजी ले गए जी बरौला और फिर वहाँ जाने के बाद बाकी की शिक्षा मैंने KCS इंटर कॉलेज में जी खेमचंद शास्त्री जी के यहाँ पे ली। जी।
और वहाँ हमने इंटर करी। इंटर की जी। इंटर के बाद फिर संगीत में ही? हाँ, उसके बाद तो कॉलेज के लिए समय ही नहीं बचा फिर। समय ही नहीं बचा। हाँ। तो इंटर करने के इंटर मतलब आप 9th से ही जो आपके गुरु हैं ब्रह्मपाल नागर, उनकी संगत में आ गए थे। तो उनसे रागनी के क्षेत्र में कैसे आए? मतलब रागनी 9th क्लास से ही रागनी की तरफ कैसे बढ़े? दरअसल क्या, चेतराम शर्मा जी जो है वो फंक्शन कराते रहते थे। ओके। और राकेश जी, उनका एक ध्येय था कि जितना भी हो सके जी हमारे स्कूल के बच्चे हर क्षेत्र में आगे जाएं। जी, कला संस्कृति से भी जुड़े जी। हैं। तो मंगल और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करता था जी। अब जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करता था तो हमारे पापा उसमें ढोलक प्ले करते थे जी। तो एक दिन मैं ऐसे ही घर बैठ के गा रहा था जी। तो पापा ने सहज में मुझे हनुमान चालीसा तैयार कराई और हनुमान चालीसा तैयार करा के स्कूल में अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई आज हनुमान चालीसा उदयपुर पढ़ेंगे जी। वहाँ से एक ऐसी चिंगारी, कहते हैं ना कि हाँ, ऐसी चिंगारी जी उठी कि बस मुझे फिर उसके बाद पता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पता ही नहीं चला। क्योंकि मुझे गाने बजाने का जो शौक था वो बचपन से ही था। बचपन से ही था। जब कभी ये गाने चलते थे, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के छोड़िया चल रहा है मत वाली चाल में। तो ये जब हम सुनते थे तो इन्हीं को गाते घूमते थे जी। हाँ। तो मतलब आपके फादर ने हनुमान चालीसा आपका सुना तो हमको आवाज की फील हुआ कि आप अच्छा गाते हैं। तो ब्रह्मपाल नागर वहाँ आपके स्कूल में प्रोग्राम में ये आपका या तो 26 जनवरी या 15 अगस्त कुछ ऐसा फंक्शन था जी। तो उसमें गुरुजी को चीफ गेस्ट बना के बुला लिया जी। अब दुविधा ये थी कि यार जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो तो रागनी गाते हैं, अब हम सुनाए तो क्या सुनाएंगे भाई जी। तो हमारे पापा ने एक बुंदू मीर जी की एक लिखी हुई एक रागनी थी, पिया फौजी मैंने हिंदुस्तान दिखा दे जी। वो रागनी पता नहीं कहाँ से उन्होंने अरेंज की, मुझे तैयार कराई 8 दिन। अब उस रागनी को मैंने प्ले किया जी। जब उस पर मैंने परफॉर्मेंस मैंने उस पर दी तो गुरुजी को पसंद आ गई। तो गुरुजी ने तभी बोल दिया, मास्टर जी भाई इस बच्चे को आप मुझे दे दो जी। और इस बच्चे को दे के भूल जाओ और इस बच्चे से आप 4 या 5 साल बाद मिलना। तो पापा ने कहा ठीक है भाई। पापा भी शौकीन थे? हाँ, कला के शौकीन थे। तो एक दिन गुरुजी रात में आए और उस टाइम गुरुजी के पास वो प्रिया स्कूटर था जी। ग्रीन कलर का। के आसपास की बात रही होंगी ये 93 जी 92 93 की बात जी। तो प्रिया स्कूटर पे आपको फिर बैठा के पीछे और बोले कि अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। हाँ चल ठीक है। फिर वहीं गुरुजी के पास आप रहे। अब यार एक 13 साल के बच्चे को इतना प्रेम दे देना कि वो अपना घर बार ही भूल जाए। बरौला और सदरपुर में मात्र 1.5 किलोमीटर का अंतर है पवार साहब जी। और 1.5 किलोमीटर के अंतराल में मैं खाली साल में 3 ऐसे त्योहार होते थे जिन पे मैं जाता था और वो भी जबरदस्ती वहां से भगाया जाता था। अरे अब तो चला जा, मेरे ही खून पिएगा। रक्षाबंधन जी, दीपावली और होली 3 त्योहारों पर। और ये समझो कि यहाँ बस हाथ लगाने आता था, शकल दिखाई, मिला जुला, हाय हेलो करी, दाव लगते ही फिर भाग गया। मतलब इतना असीम परिवार, मतलब पूरा आपको परिवार का मिला गुरुजी के? बिल्कुल। और पूरा जो परिवार था गुरुजी का वो एक जैसे एक बच्चा होता है ना जी। कहते कि जैसे मेरे बच्चे हैं तो
कुछों ने तो अपने बच्चों से ज्यादा मुझे प्यार दिया। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी है, आपके अंदर भी तो कुछ ना कुछ क्वालिटी वो तो परमात्मा जाने। तो आपने फिर 9th के बाद 12th तक की पढ़ाई गुरुजी के पास, ब्रह्मपाल नागर जी के पास रह के की। जी। तो ब्रह्मपाल जी के पास आप एक 9th के बाद सीखने लगे वहाँ, तो वहाँ के कुछ किस्से, गुरुजी के यहाँ आप रहे तो कुछ किस्से याद हैं आपको वहाँ के, कुछ गुरुजी के या उनसे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें? देखो, हमारा सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था गुरु चरणों में प्रीत जी। क्योंकि जब तक गुरुजी के श्री चरणों में प्रीत नहीं लगाओगे तब तक ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए पहले गुरु को समझना जी, ये बहुत कठिन काम है। वो दोनों ही चीजें हैं, गुरु शिष्य को समझता, शिष्य गुरु को समझता, तब जाके कहीं बात। हमारे गुरुजी तो हमें समझ गए 1 मिनट में। हाँ। लेकिन हम तो आज तक भी पढ़ने में ही लगे हुए हैं उन्हें। हाँ। गुरु की महिमा होती है हकीकत। वो तो कहते हैं ना, समुद्र है जी, समुद्र है, कहाँ तक उसे छानोगे आप? जितना छानोगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। जी जी जी। तो गुरुजी कुछ घटनाएं हैं, अभी आपने पहली रागनी गुरुजी ने कब आपको गवाई, कुछ है ध्यान? गुरुजी ने सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग है वो चंदा में, मेरी एक रागनी, लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया उससे जी। मेरा लगभग ये समझो कि मेरा नाम भी उसी से हुआ। एक रागनी थी, ये आई थी 94 में, ये रिकॉर्ड हुआ जी। बरौला कंपटीशन के नाम से एक कंपटीशन निकाला गया जी। तो उस समय सीडी तो होती नहीं थी, पावर साहब, ऑडियो का समय था जी। तो, और मैं आपको जब की बात बता रहा हूँ जब डेट पे रिकॉर्डिंग होती थी जी। ये स्पूल ट्रैक, ये इसका तो कोई नाम ही नहीं था, कोई लाइव ही होता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रागनी मेरे आज तक भी जीवन में इस वजह से सबसे प्रिय रही है कि जब ये रागनी पूरी रिकॉर्ड हो गई तो लास्ट के 2 शब्द रह गए जी। वहां आके मैं अटक गया, खड़ा हो गया जी। अब गुरुजी को पता नहीं क्या गुस्सा आया कि यार इतना मूर्ख आदमी, 2 शब्द लास्ट के रह गए और इनको, अरे उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता। झट से हमारे गुरुजी लेफ्ट हैंडर हैं, उल्टे हाथ का ऐसा दिया घुमा के, उसके बाद याद हो गया एक सांस में भाई साहब पूरी रागनी रिकॉर्ड। बोले यार अगर तुझे यही प्रसाद चाहिए था तो पहले ही ले लेता। क्या बोलते रागनी के? रागनी थी पूर्णमल की और रागनी बड़ी प्यारी थी जी। रागनी थी ये, ओ पूर्ण प्यारे हो जो तू कहना ले मेरा मान, तेरी अभी बचा लूं जान, हो रह जा बनी दोनों की शान, हो पूर्ण प्यारे। ये थी सबसे में रिकॉर्ड हो गई जी। तो चंदा कैसेट वालों ने जब ये वीडियो इसकी परफॉर्म की जी, तो उसमें जो आप हरकत लेते थे उसको गाते हुए तो हम लोग ने जब देखी 2003-04 के आसपास की बात रही होंगी जी, तो हम लोग इसको सुनते थे रागनी को ना, जो आप गा रहे हैं, तो आपकी जो हरकत थी उसमें ना वो बड़ी अलग ही थी, एकदम लड़ नया बच्चा और एक अलग ही एकदम टोन भी हाई और एकदम अलग ही। हकीकत यह है भैया, जब ये रिकॉर्ड हुआ ना जी, ना तो मुझे पता कि ये कैसे गाई गई जी, वो हरकत कहाँ से ली गई। मैंने तो एक जैसे कहते हैं ना अनकपणे में, हाँ मतलब जो नेचुरल था, नेचुरल वो बस मेरा ये था कि मुझे अपना 100% देना है जी जी, बाकी सब परमात्मा मालिक। बिल्कुल। तो पहली बार स्टेज पे आपने कब गाई रागनी, स्टेज लाइव परफॉर्मेंस कब दी? लाइव में मैं सबसे पहले गुरुजी के साथ गया राजस्थान जी, घरडाना खुर्द। जी, ये आपका
झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी जी। तो वहाँ कौन कौन सी रागनी आपने पहले उसमें गाई स्टेज पर? भाई देखो, बुरा मानने की बात नहीं है जी। हमारे गुरुजी ने शुरू के 4 साल जी मुझे खाली 2 ही रागनी याद कराई। जी। तो 2 ही रागनी आपने वहाँ परफॉर्म की? तो मैंने वो 2 रागनी परफॉर्म की। अब वहां तीसरी की डिमांड आ गई। जी। तो हमारे गुरुजी ने सीधा खड़े होकर ये कह दिया कि भाई सुनो, ये तीसरा हिम्मत है तो सुन लो। तीसरा तो जब सुनाएगा जब इसको याद होगी। इसको तो तैयारी है, 2 कराई है बस। 2 कराई है। और वो 2 रागनी बड़ी प्यारी थी। जी। क्या बोलते हैं उनके? एक थी ये पिघला भरतरी की किस्से की थी। हो तेरे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी आबरो तारी, मैं डरती बोली ना कि अखियां खोली ना, मरूं मैं शर्म की मारी। बहुत शानदार। और भैया दूसरी थी ये हीर रांझे की। जी। हीरे जाने यारी रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने यारी। बहुत शानदार। तो गुरुजी से फिर आपने कहा नहीं कि गुरुजी 2 के बाद क्यों नहीं सिखा रहे हो आगे? भाई मुझे कलाकारों ने बहुत टॉर्चर किया। क्यों रे, कब तक गाएगा ये 2 रागनी हैं? हाँ, अरे हमारा चेला देखो, वो इतने साल का है, 13 से भी छोटा है, उसके पूरे इतिहास याद है। और पवार साहब, जब मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी देखो उसके इतनी रागनी याद, उसके इतनी रागनी याद, बोले कि अब एक बात, अब मैं तेरी मानूं या अपनी मानूं? मैंने कहा जी देखो, माननी तो मेरी भी चाहिए। बोले कि तेरी अभी नहीं मानूंगा, तेरी मानूंगा साल 2 साल बाद। बोले कि बेटा अभी तेरा जो समय है वो अभी ढोक की आवाज़ है, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, और जैसे ही तेरा समय आएगा गाने का, तेरे 25 कर दूंगा, बोल ये कह दूंगा कि जितना तू गा सकता है उतना गा। और यही हुआ। 6 साल के बाद जैसे ही फिर आवाज़ निकल के आई जी। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि संतराज भाई और मेरा एक ऐसा जोड़ा फिट बैठा था जी। मार्केट के अंदर। देखो संतराज भाई हमसे सीनियर रहे जी, और वो कंपटीशन के मंच के खिलाड़ी रहे जी। तो हमें तो हमेशा संतराज भाई ने सपोर्ट ऐसा किया है, छोटे भाई की तरह। छोटे भाई की तरह। मैं उनसे ये कहता था, यार भाई साहब मेरे याद नहीं है। बोला मैं खड़ा हूं ना, मेरे उसका दिमाग भाई साहब ऐसा समझो कि जैसे कंप्यूटर। 365 रागनी उस बंदे के कंठस्थ याद। जी, बड़ी बात। और एक दिमाग में इतनी रागनियां आना, जी, बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हमारा ये उसका ये नहीं था कि नहीं इस किस्से में जो मेरे हिस्से में आएगी मैं उसी को तैयार करूंगा। हमारा तो मोटिव यह रहता था कि हमें गुरुजी ने 2 रागनी दी है इस किस्से की, हमारे हिस्से में ये 2 आनी है, हम अपनी इन 2 पर फोकस रखेंगे। लेकिन वो बंदा अगर 6 रागनी है ना, वो 6 की 6 याद कर जाता था। आपकी भी और अपनी भी, गुरुजी की भी, और तो और फीमेल की भी। जी, जो फीमेल रागनी गाती थी उनकी भी वो याद कर लेते। बोले कि पता नहीं कब कहाँ गानी पड़ जाए, कब कहाँ किसी को बतानी पड़ जाए। जी। तो आप और सतराज नागर दोनों गाते थे? बिल्कुल। तो गुरुजी क्या बोलते थे फिर, गाओ भाई जितनी गानी है? हाँ। कोई घटना हुई ऐसी कि भाई तुम थक गए और गुरुजी ने कहा और गाओ? ऐसा तो कई जगह हुआ। हाँ। कई जगह ऐसा हुआ कि गुरुजी जैसे प्रोग्राम लंबा खिंच गया, गुरुजी उस पे गवा लो, उस पे गवा लो। क्यों? 2 रागनी कसर निकालनी है। बोले कि अभी तो तेरा शुरू हुआ भाई। हाँ गाओ।
तो हाँ, तुम और संतराज खड़े हो जाओ। लेकिन कभी गुरुजी ने ज़्यादा लोड नहीं डाला किसी भी चीज़ को लेकर जी। कभी किसी चीज़ को लेकर भाई साहब हमारे गुरुजी ने एक जैसे कहते हैं ना कुम्हार के तरह जी हैं, एक तरफ से हाथ का सहारा देके दूसरी तरफ से थपकी दे रहे हैं, वो काम किया है। और हकीकत यह है पवार साहब, गुरु की जो महिमा है, मैंने कहा था कि गुरु बिन ज्ञान असंभव है। बिल्कुल। गुरु तो देखिए इतनी बड़ी ताकत है कि आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है वो गुरु है। बिल्कुल, बिल्कुल। और माँ बाप के बाद गुरु ही एक ऐसी शक्ति है कि जो आपको मिट्टी से सोना बना देता है, और वो आप किस लेवल पे ले जाए इसकी आकांक्षा ही करना अपने आप में बड़ी बात है। चाणक्य जैसा एक शिक्षक चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से बच्चे को उठा के पूरा देश का जो है सम्राट बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौहान साहब, गुरु के पास लगभग कितने समय रहे आप? भैया मैं तो आज तक भी गुरु के पास ही हूँ। 32 मतलब उनके घर पर रहकर शिक्षा दीक्षा जो ली? मैं 16 साल। 16 साल रहे जी। तो 16 साल में गुरु जी की क्या क्या खासियत या क्या क्या चीजें, कैसा आपके साथ कुछ घटनाएं बहुत रही होंगी, कुछ एक आध घटना याद है आपको उनके साथ की जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ सेंटिमेंटल, कुछ इस तरीके की कोई बात हो, ऐसा कुछ? देखो, अगर मैं घटनाओं की चर्चा करूं तो पवार साहब कई दिन बीत जाएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं क्योंकि पर डे हमारे गुरुजी एक नया थॉट लेकर के आते जी। जब वो जैसे ही नींद से जगते हैं ना, रात में जब सोते हैं उसके बाद जैसे ही जगते हैं, तो जो कल बीत गया जी उस पर तो चर्चा ही नहीं करते ना। बोले कि कल की बात थी वो तो पुरानी हो गई। सही बात। हाँ, नया थॉट। और हम ये कहते थे कि यार, बोले कि इतना कोई कैसे सोच सकता है और वो विजन ना लगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने शिष्यों के फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने पूरी फैमिली के फ्यूचर के बारे में। कोई इतना कैसे सोच सकता है? लोग थे आप जो उनके साथ एक साथ सीखते थे उस टाइम? आपके टाइम में कौन कौन लोग थे? सबसे पहले गया मैं जी, और मेरे 3 साल बाद आए राम कुमार। हाँ। और संतराज नागर जो थे? संतराज नागर भाई ये भी उन्हीं की शिष्य ही है ना? नहीं, ये वैसे गुरु मानते हैं गुरुजी को ही, लेकिन संतराज भाई रतनलाल महासे जी के शिष्य हैं। ओके। जो बाद में इनके पास? हाँ, फिरोजपुर कला वालों के। लेकिन बाद में यहाँ आ गए। तो राम कुमार और आप दोनों लोग? हाँ, फिर उसके साल फिर आ गए योगिंदर जी। ये आपके बुलंदशहर में गांव पड़ता है, बिटोड़ा सलेमपुर जी। तो सलेमपुर का रहने वाला था लड़का। वो किसी बीमारी के कारण उसको मिर्गी उर्गी के दौरे आने लगे, तो उसके चक्कर में वो बेचारा घर चला गया। नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ थी, सुरीला लड़का था। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर सेवा भाव बहुत थी जी। वो लड़का पहले हमारे साथ गुरुजी के चरण दबाए, उनकी सेवा करी, और फिर ऊपर आने के बाद हमारे लाख मना करने के बाद भी, मेरे लाख मना करने के बाद भी बोला कि रोकोगे नहीं, चाहे 5 मिनट दबाने दो जी, लेकिन दबाऊंगा जरूर। आप लोगों के भी वो जो है पैर वैर दबा देते। इतनी रिस्पेक्ट उसके अंदर थी। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब, बिल्कुल सही बात है। जब नसीब ही खोटा हो तो कोई उसमें क्या कर सकता है? सही बात है। और पवार साहब, जब मैं गुरुजी के पास रहता था जी, तो गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच के मुझे डाल दिया गंधर्व संगीत महाविद्यालय
गाजियाबाद, जी। नेहरू नगर। तो वहाँ क्या मतलब सिखाया जाता था? वहाँ भैया शास्त्रीय संगीत की अच्छा, शिक्षा। शास्त्रीय संगीत। जी क्लासिकल। जी, क्लासिकल। तो कई बार हमारे मन में एक विचार आता था कि यार जब हमें रागनी ही गानी है, जब हमें रागनी गानी है और रागनी तो गा ही रहे हैं हम, तो फिर हम क्लासिकल क्यों सीखें? इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी भाई? जी। लेकिन मेरा देखो, कभी हमारे गुरुजी ने कहा नहीं, लेकिन मेरा अब जो हमने सोचा है कि वो क्या समय रहा होगा, क्या उनकी थिंकिंग रही होगी उनकी, तो मैं तो यही मानूंगा कि उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत इस वजह से सिखाया कि जिन चीज़ों से जिस चीज़ से मैं वंचित रहा किसी भी कारणवश, कम से कम मेरे शिष्य उस चीज़ से वंचित ना रहे। एक्स्ट्रा आपको जो है ज्ञान उन्होंने दिलाया। बिल्कुल। कितने समय रहे वहाँ? पवार साहब जी 93 में 20 या 25 रुपए फीस होती थी जी स्कूल की, और वो फीस 25 रुपए इकट्ठी करना बड़ा कैड़ा काम था, बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे गुरुजी ने सब कुछ छोड़ के बोले कि सब देखा जाएगा। मुझे उस समय 10 रुपए किराए के लिए, क्योंकि मेरा हाफ टिकट लगता था और 10 रुपए गाजियाबाद के लगते थे, तो 10 रुपए आने जाने के किराए के लिए, 300 वो महीना हो गया, प्लस 200 रुपए महीना फीस जी गंधर्व संगीत महाविद्यालय की। जी। उस समय 200 थी, आज 2000 है। जी जी जी। तो उस आज हम 2000 सहज दे देंगे जी, क्योंकि हमारे पास वो जरिया हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन उस समय, जिस समय हमारे गुरुजी ने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाया, जी उस समय 200 रुपये बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बस मेरे गुरु के बारे में अगर मुझसे ना ही पूछो, क्योंकि मैं कहाँ तक बखान करूँगा उनकी महानता का, सही बात है। क्या कहूँ। एक लंबा समय आपका उनके साथ रहा है और आपकी जो निष्ठा है गुरु के प्रति वो बड़ी है, अच्छी बात है। बस एक ही बात कहूँगा, जी गुरुजी के लिए। जी जी जी। ये दिल तुझे पेश करूं, ये जान तुम्हें पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें क्या पेश करूं। जो तेरे दिल को लुभाए, ऐसी मुझ में अदा ही नहीं, फिर क्यों ना तेरी ही कोई चीज तुझे पेश करूं। बहुत शानदार। हो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने आज इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। लव यू गुरुजी, पता नहीं सच्ची हार्ट। आपके इंटरव्यू में पता नहीं मैं भी मतलब भावुक सा इमोशनल सा हो रहा हूँ, मैं कभी हुआ नहीं लेकिन आपका जो संगीत है मतलब इतना शानदार, आपकी जो आवाज़ है, जो आप बोलते हैं, बड़े आपने गज़ल, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं बढ़िया से गज़ल और सुनाइए आप, मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सुनता ही रहूं
गम के ठहरे हुए पानी का पता चलता है, आँख से दिल की कहानी का पता चलता है, गम के ठहरे हुए पानी का पता चलता है। अपने दिल के भी कुंवर साथ में रहना सीखो, दिल से राजा की रानी का पता चलता है, गम के ठहरे हुए पानी का पता चलता है। बहुत शानदार। शादी आपकी कब हुई? शादी पूछना चाहते हो या कुछ और? शादी भी तो होगी, ऐसा बिना शादी के तो रहोगे नहीं। शादी किस कालखंड में हुई आपकी? शादी मेरी हुई सन 2007 में 8 मार्च। शादी आपकी पसंद से हुई या अपना घर वालों की पसंद से? कैसे क्या रहा शादी? देखो, अपनी पसंद से अगर मैं करता तो भाई साहब घाटे में रहता, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये नाचने गाने की जो बिरादरी है लोगों ने इसको बदनाम कर दिया है। ये तो पूजा है, तपस्या है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने खिलौना बना के ना इसका मिसयूज करके इसको बदनाम कर दिया। बिल्कुल कि हाँ कि भाई ये तो नाचने गाने वाले हैं। तो वही थॉट हमारे भैया के दिमाग में बस गया और मैं बोला कि भैया मैं शादी करूंगा। बोले सुन, अगर नाचने गाने वाली लाए तो यहां मत आना। बोले कि हमारे पास मत आना अगर नाचने गाने वाली आए तो। मैंने कहा आप टेंशन ना लो, शादी करूंगा गुरुजी की मर्जी से करूंगा, शादी करूंगा आप लोगों की मर्जी से करूंगा, अरेंज मैरिज करूंगा। मन का मेरा आज तक किसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसी से वादा करे बैठा हूं जो मेरा दिल टूट जाए और मुझे ठेस पहुंचे। सही बात। हाँ, मैंने कहा कि मैं हंसता बोलता सबके साथ हूँ, फ्रैंकली रहता हूँ, लेकिन कमिटमेंट किसी से नहीं करता। नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया। तो चौहान साहब को एक बढ़िया सी जो रागनी है जिसका आपका भी मन करता हो कि आपको स्टेज पे गानी है, आप उसको गाएं, तो ऐसी कोई रागनी हमारे दर्शकों को और सुनाएं जरा। देखो, लगभग मैंने जितना भी गाया आज तक जी, लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मेरी जितनी भी गाई हुई रागनी है लोग हर रागनी की डिमांड करते ही करते हैं जी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कोई चीज़ अपने मन में अपने अंदर भी होती है। जी जी जी। कि भाई ये जो खुद को भा जाए बिल्कुल, जिन शब्दों की अदा खुद को मोहित कर ले। जी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक रागनी है, हालांकि मैं उसको बहुत कम गाता हूँ मंच पे, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है जी जी जी, वो मैंने वही तो सुननी है जो आपको अच्छी लगती है। जी जी, ये चंद्रलाल जी की लिखी हुई है जी। शकुंतला दुष्यंत के किस्से की है, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अगर एक स्थाई में उसकी सुनाऊं तो बिल्कुल उसी अंदाज में सुनाऊं जिस अंदाज में मैंने ये खुद ने सुनी है जी, चंद्रलाल जी के मुंह से। जी सुना है।
अरे मेरे पाले हुए हिरन के किसने यो चोट कसूती मारी, मैं देख लूंगी बेदर्दी, ऐसा कौन से शिकारी, पाले हुए हिरन के किसने चोट कसूती मारी, मैं देख लूंगी बेदर्दी, ऐसा कौन से शिकारी रे, देख लूंगी बेदर्दी, ऐसा कौन से शिकारी। बहुत शानदार। तो आपको अब तो लंबा एक समय हो गया, लगभग 20 साल के आसपास मंचों पर गाते हुए। और भैया आज तक मैंने कम से कम हजारों गाने रिकॉर्डेड किए हैं जी। अब मैं उनकी सबकी एक एक स्थाई भी अगर आपको सुनाऊं तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन भी आपने कुछ किए हरियाणवी सॉन्ग जो आजकल चल रहे हैं, इस टाइप का भी कुछ रिकॉर्डिंग की है आपने? हाँ मैंने किया है भैया हरियाणा। याद आपको ऐसा कोई सॉन्ग? बिल्कुल सुनाओ जरा एक बार। आज हम उदयवीर चौहान की जो सारी कलाएं हैं ना, उन कलाओं को जो आपके चाहने वाले हैं, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको आज पता चल जाएगी उदयवीर चौहान मतलब कितनी बड़ी जो है कला के महारथी हैं, जिनको हर क्षेत्र के गायकी में जो है जानकारी है। तो आज दोस्तों देखो, मैं तो जैसा पहले था ऐसा ही आज हूँ। ना तो मुझे कल पता था कि कला क्या होती है, ना आज पता है। बस थोड़ी सी भैया थोड़ा थोड़ा किरोदे जा रहे हैं और वो अंदर से पता नहीं कहाँ से निकलता जा रहा है। भाई असली बात तो तभी पता चलती है ना। अब स्टेज पे तो एक चीज गा दी, आप भजन गा रहे हैं तो भजन ही गा रहे हैं, रागनी गा रहे हैं तो रागनी गा रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म कम ही मिलता है ना जिसपे जो सारी कलाएं, उन कलाओं का जो है प्रसारण हो। तो आप हरियाणवी सॉन्ग, ये एक हरियाणवी सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था भैया, तो उसका मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया कि शब्द हरियाणवी, धुन पंजाब टच, और शूट जो मैंने किया वो किया पूरा राजस्थानी पहनावे के साथ जी। तो तीनों चीज़ों का मैंने उसमें मिश्रण किया। और आपके उत्तर प्रदेश का मैं हुई जी बिल्कुल हैं। हाँ, तो चारों स्टेट एक साथ लेके आपने फिर वो गाया जी। तो सुनाए आपसे बोल। मेरे लगाई सकदा रोग जड़े में हुई रोगनी हो, मेरे लगाई सकदा रोग जड़े में हुई रोगनी हो, तू मेरा जोगिया बन जाने मैं तेरी जोगनी हो, तू मेरा जोगिया बन जाने मैं तेरी जोगनी हो। मेरे लगा इसकदा रोग जले में हुई रोगनी हो, तू मेरा जोगिया बन जाना मैं तेरी जोगनी हो, तू मेरा जोगिया बन जाना मैं तेरी जोगनी हो। आपने सारे पंजाब, हरियाणा, यूपी सबका वो उसके लिरिक्स ले लिए जी जी। बड़ा बढ़िया, शानदार। तो फाइनेंशियल परिस्थितियां कैसी हैं आज के समय में? फिट फॉर है मामला? देखिए, जहाँ तक फाइनेंशियल की बात करूँ, मैं तो परमात्मा से ये कहता हूँ और भगवान से भी यही कहता हूँ कि भगवान कि ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत ना भूखा जाए। क्या करना है इस धन माया का, कहाँ लेकर के जानी है? नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं तो वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ता चला जाता है। वैसे वैसे मेरा ठाकुर कंप्लीट करता चला जाता है। हाँ, माँ भगवती की इतनी कृपा होती है, सिद्धि बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो है लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो बढ़ता चला जाता है।
है, ऐसा नहीं है। कभी भी मेरे और मेरी सरस्वती के बीच में लक्ष्मी नहीं है, कभी लक्ष्मी ने इंटरफेयर करा नहीं। चलो ये भी देखेंगे। हकीकत में कहीं भी आजमा के देख लेना। नहीं, चलिए बढ़िया है। तो बच्चे भी कितने हैं? भैया देखो, सबसे पहले जो मेरा सबसे मजबूत स्तंभ मेरे साथ है वो है मेरी घरवाली, मेरी धर्मपत्नी। अरे साहब वो तो बिल्कुल अनीता। और उसके बाद परमात्मा ने 2 फूल से बच्चे दिए जी। एक बेटा दिया, एक बेटी दी, मेरा परिवार कंप्लीट हो गया। बढ़िया है, तो परमात्मा की कृपा है। और ज़्यादा हकीकत यह है कि मैं लक्ष्मी की तरफ ज़्यादा भागता भी नहीं हूँ। मैं कभी पीछे नहीं भागा। क्यों भागूं? नहीं, सही बात है, बिल्कुल। कुछ चीजें हटके भी होनी चाहिए ना। मेरा तो एक ही काम रहता है बस, मेरा आपकी कृपा से, सुन रहे हो ना प्यारे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत शानदार। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और क्या चाहिए जीवन में? मौज कर दी आपने। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपका जो है ये सब चीजें चल रही हैं। आपके जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके श्रोता हैं? बस परमात्मा से आप सबके लिए यही दुआ मांगूंगा कि परमात्मा मेरे जितने भी श्रोता हैं और जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमात्मा सबके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें और गुरु महाराज सदैव आप पर कृपा रखें। जय श्री राधे। आप भजन भी गाते हैं जी, एक भजन और आप सुनाएं हमारे श्रोताओं को। भजन कैसा सुनाऊं? जो भी आप सुना पाए, जो भी बढ़िया आपके ये मत पूछिए कि जो भी आप सुना पाए मतलब जो आपके बिल्कुल आपकी मनपसंद हो। हम आपकी मनपसंद ही सुन रहे हैं आज, अपनी तो स्टेज पे सुनाएंगे। कृष्ण भगवान ने जी। अर्जुन से जब युद्ध भूमि में उनको ज्ञान दिया था जी, तो एक बात कही थी कि है कुछ मेरे से बाहर नहीं, मैं करता और अकर्ता हूं। बिल्कुल। तो ठाकुर ने अपनी कृपा बख्शी है, आप जैसा सुनना चाहें सुना दीजिए, को ठाकुर जी का सुना दीजिए। हो काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो चौहान साहब, आप
और क्या लाइफ में है, मतलब गायकी के क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका क्या है भी आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? तो कुछ मन में होता है ना कि भाई मैं ये और कुछ करूं या इस तरीके का, क्योंकि ये कोई लिमिटेशन तो इसकी देखिए, ये मैं चाहता हूँ पवार साहब जी कि मैं कम से कम 2 गाने आपके लिए गाना चाहता हूँ। अरे साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं जी और आप जैसे हीरो बिल्कुल। अगर उसमें एक्ट कर देंगे अरे तो उस सौभाग्य की बात होगी। उस गाने का मजा आ जाएगा। चलिए साहब, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे लिए 2 गाने। और मैं तो यही कहता हूं कि परमात्मा राधे रानी जो भी राह दिखाते हैं ना, जी वो सही दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार लोगों को किसी भी बिजनेस में किसी भी तरीके से कुछ क्षति हो जाती है, जी जी जी, तो उसको नेगेटिव सोच लेते हैं। हाँ लेकिन आप बिल्कुल। अगर मेरा कुछ नुकसान भी हो गया तो मैं उसमें अपनी भलाई मानता हूं कि परमात्मा ने जो भी निर्णय लिया है वो बड़ा सटीक और मेरे हित में लिया है, कि शुक्र समझो इतने पे ही बीत गई। चौहान साहब, देखिए, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है जी जी, लेकिन एक सबसे बड़ा सच ये है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश और अपयश, ये सब विधि के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये हमारे आपके हाथ में है नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज का जो दौर है, उस दौर में आपके परिवार वाले हों, आपके माता पिता हों, पति पत्नी हों, बच्चे हों, सब लोगों का एक ही थॉट है जो मैक्सिमम है, मैं देखता हूँ 70-80%, कि उनकी नज़र में सक्सेस वही है जो पैसा कमा रहा है, और उनकी नज़र में ये भी नहीं है कि वे ऑफ द इनकम क्या है। सिर्फ वो ये मानते हैं कि जो पैसा कमाने वाला आदमी है वही कामयाब है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा कमाने वाला आदमी हो सकता है कि भाई आपको संसाधन उपलब्ध करा रहा हो, लेकिन जो आदमी पैसा नहीं कमा रहा है उसकी भी इम्पोर्टेंस उससे कम नहीं है। अच्छा और पवार साहब सुनो, देखो मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जी जी मेरे जीवन में, क्योंकि फिर मेरे दिमाग से बात उतर जाएगी। जी जी, बताएं। मेरे जीवन में माँ का बहुत अहम रोल रहा है। बिल्कुल। एक मेरी जननी जिसने मुझे जन्म दिया, जी मैं उस माँ के श्री चरणों में सदा समर्पित हूँ। बिल्कुल साहब। और एक मेरी गुरु माँ, जी जैसे भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने छाती से लगा के पाला, जी, ऐसे ही मुझे मेरी गुरु माता ने, मतलब जब मैं आपको बता दूं पवार साहब, जब गौरव करीब 10-12 साल के हो गए हैं, जी, तब उसको ये पता चला कि उदयवीर भाई पापा जी के शिष्य हैं। अच्छा गौरव, अच्छा गौरव को पता नहीं था कि हाँ। अन्यथा हमारी जो मम्मी है वो सीधा यही कहती थी कि बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। हाँ हाँ, गौरव छोटा भी था। हाँ, एक दिन गौरव हंस रहे थे, कह रहे थे कि भैया आपने ना इतना प्रेम दिया कि हमने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि हाँ ये शख्स है कौन। जी, हमें तो यही पता था नहीं, और हम बोले कि हम आज भी यही मानते हैं कि हमारा बड़ा भाई है। जी, जी। और ये उनका बड़प्पन है। ये बड़ी बात है कि देखिए गुरु और गुरु माँ और उस परिवार का जो स्नेह है वो आपको मिला, आप तभी तो आप उस चीज़ को बोल रहे हैं और आप अपने मन से कह रहे हैं, तो बड़ी बात है। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में समय बदलता है, और समय जब बदलता है तो परिस्थितियां बदलती हैं। देखो गुरु के यहाँ रह के, जी, गुरु मैं एक ऐसे रहा जैसे गुरु आश्रम में रहते हैं, जी जी जी, शिष्टाचार के साथ। बिल्कुल। तो मैंने अगर मुझे लग रहा कि गुरुजी गाय को नहला रहे हैं, मैंने कहा नहीं यार गुरुजी आप हटो, मैं नहलाऊंगा। तो जब लोग मुझे नहलाते देखते थे तो बरौला गांव के कुछ लोग ये कहते थे कि बस ये गाय भैंस नहलाने के लिए आया है, और ये जैसा आया था ऐसे ही
लौट जाएगा। और मैं दूरदर्शी नहीं थे ना। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, उनका भी मेरे जीवन में बहुत अहम रोल रहा है कि उन्होंने ये कटु वचन बोले और हमने फिर दृढ़ संकल्प लिया। लाइफ के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का रोल होता है भाई साहब। आपने अगर वो चीज नहीं देखी, देखिए प्रकृति में दोनों चीजों का समावेश है, अच्छे बुरे का, क्योंकि प्रकृति ना अच्छों से चल सकती ना बुरे से चल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का समावेश होना जरूरी है। जी जी। और वही जो है वही चीज जीवन में आपको सिखाती है जी। वो अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त ही आपको निखारता है, बुरे वक्त से ही आप सीखते हैं। अच्छे वक्त तो बुरे बावले काट जाते हैं, अच्छे वक्त का पता चलता है किसी को। असली जो ज्ञान और असली जो आदमी का सोच है वो बुरे वक्त में ही पता चलता है कि बुरे वक्त में आदमी अपने समय को कितने मतलब साइलेंट तरीके से निकाल दे। नहीं तो लोग बिखर जाते हैं भाई, आज देखते नहीं सुसाइड कर लिया, ये हो गया वो हो गया। असली सिकंदर वही है जो हर परिस्थिति से लड़के और एक मुकाम पर पहुंचे और उस जंग को जीत के आगे बढ़े। ये ही असली चीज है।